आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू की। सरकार ने वर्तमान रबी मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी। जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर सहयोग ज्ञापन को भी स्वीकृति दी। उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने को भी मंजूरी मिली। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नई दिल्ली में नीदरलैंड्स को 309 रन से हराया। ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया। और हांगझो पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य सहित 64 पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीजा सेवाएं कल फिर से शुरू करेगा। ये श्रेणियां हैं प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा। कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। कनाडा ने सिलसिले में हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त तथा टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों ने सुरक्षा के लिहाज से वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थीं। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। ये इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस पर 22,300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती और उचित दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20.82 रुपए प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग संबंधी ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये ज्ञापन संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि तक लागू रहेगा। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। 2,584 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजना वर्ष 2028 में पूरी होगी। परियोजना के लिए उत्तराखंड को 1,557 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है। श्री ठाकुर ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा टीडीएस और टीसीएस से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
ये समिति संविधान के वर्तमान ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य लोग बैठक में शामिल हुए। समिति को सूचित किया गया कि एचएलसी का नाम बदलकर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति कर दिया गया है। 6 राष्ट्रीय दलों, 33 राज्य स्तर के दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए पत्र भेजे गए हैं। बैठक के दौरान राष्ट्र एक चुनाव के लिए वेबसाइट www.onoe.gov.in का शुभारंभ किया गया। विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझावों तथा दृष्टिकोणों पर विस्तार से एक प्रस्तुति दी। निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुनाव वाले राज्यों के प्रत्येक जिले में एक मतदान केंद्र पर युवा कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कुल मतदाताओं में 2.6% युवा मतदाता हैं। मिजोरम में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मधुप व्यास ने बताया कि राज्य में कुल 8,57,063 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि 1,276 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में 765 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। राज्य पुलिस के 3,000 जवानों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 450 वर्गों के, बीएसएफ की 10 कंपनियां, सीआरपीएफ और एसएसबी की 5 कंपनियां मिजोरम पहुंच चुकी हैं। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। राज्य में 7 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होगा। भाजपा के एक शिष्टमंडल ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मंदिर में कथित दान के बयान पर निर्वाचन आयोग से आज शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके बयान को झूठा और असत्यापित बताया। उन्होंने प्रियंका गांधी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी शिकायत दर्ज की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनावी भाषण के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के शिरडी जाएंगे। वे श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और नए दर्शन पंक्ति परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नीलवंडे बांध का जल पूजन भी करेंगे और बांध की नहर प्रणाली राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे शिरडी में स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल तथा गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। श्री शाह BBSSL के लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका का अनावरण करेंगे और सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रतिनिधियों के नई दिल्ली पहुंचने के लिए देश भर से अनेक अमृत कलश विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि त्रिपुरा और मेघालय से ये रेलगाड़ियां शुक्रवार को तथा असम और सिक्किम से 28 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 1,000 से अधिक प्रतिनिधि विशेष रेलगाड़ियों से 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। अमृत कलश विशेष ट्रेनें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप से 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों को लेकर 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। वहीं राजस्थान के प्रतिनिधि विशेष ट्रेनों से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वर्ष 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया था। देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न होगी। इसके बाद कलशों की मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी भव्य प्रतीक बनेगी। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया है कि एनसीईआरटी ने चंद्रयान 3 के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए 10 विशेष मॉड्यूल सोच समझकर तैयार किए हैं। इसमें इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को विस्तृत रूप से बताया गया है।
चंद्रयान 3 के विशेष मॉड्यूल में विज्ञान को पौराणिक कथाओं से जोड़ने की कुछ मीडिया खबरों के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों का ऐसा ज्ञानवर्धन जरूरी है जो पारंपरिक पुस्तकों से ज्यादा हो। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की है कि राज्य में आजादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूलों का दर्जा दिया जाएगा। इन स्कूलों के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। श्री पेमा खांडू ने कहा कि आजादी से पूर्व राज्य में 3 से 4 सरकारी विद्यालय स्थापित किए गए थे और आज इनकी संख्या 3000 से अधिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में आज भारत ने 30 पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य के साथ कुल 64 पदक लेकर 6ठे स्थान पर बना हुआ है। और ब्यूरो के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों के तीसरे दिन भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। बैडमिंटन में मिक्स्ड डबल SL3 SU5 में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। वहीं मिक्स्ड डबल SH6 में शिवराजन सोलामलाई और शिवम नित्या की और श्री सुमाथी की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया, जबकि मिक्स्ड डबल SL3 SU5 स्पर्धा में नीतीश कुमार और थुला सिमधी मुरुगेसन ने भी कांस्य पदक जीता। महिला सिंगल SL3 स्पर्धा में मनदीप कौर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की लंबी कूद T47 स्पर्धा में सुरेश निमिषा चंगुल पराम्बिल ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 1500 मीटर T11 फाइनल में अंकुर धामा ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 1500 मीटर T11 स्पर्धा में रक्षिता राजू ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की जैवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में तीनों पदक भारत ने जीते। सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण, रिंकू ने रजत और अजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री ने पैरा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारतीय पैरा एथलीटों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। कल से शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेल 9 नवंबर तक होंगे। गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय खेलों के दौरान 5 स्वदेशी खेलों मलखम, कलरीपट्टू, गतका, लागोरी और योग सहित लगभग 43 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों पर चर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हराकर विश्व कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 21 ओवर में केवल 90 रन ही बना सकी। ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाते हुए 44 गेंदों पर 106 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने आज काशी के लाखा मेले के भरत मिलाप की तस्वीरें साझा की। श्री मोदी ने इस आयोजन को सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग बताया और कहा कि 5 सदी पुरानी परंपरा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने केरल के वायनाड जिले में बतेरी और मनान थावाड़ी क्षेत्रों में चमगादड़ों में निपाह वायरस होने की पुष्टि की है। पिछले महीने इन क्षेत्रों से लिए गए नमूनों के बाद इसकी पुष्टि हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू की। सरकार ने वर्तमान रबी मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी। जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर सहयोग ज्ञापन को भी स्वीकृति मिली। उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने को भी मंजूरी मिली। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नई दिल्ली में नीदरलैंड्स को 309 रन से हराया। ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया। और हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण, 20 रजत और 29 कांस्य सहित 64 पदक जीते।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।